हेलो फ्रेंड्स, झारखंड में कल 3 तारीख को अमित शाह ने सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर एक बहुत ही बड़ा विवादित बयान दिया। जी हां दोस्तों, कल झारखंड में, जो कि अभी आप लोगों को पता है कि झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी के उपलक्ष्य में घोषणा पत्र जारी करने के लिए अमित शाह कल झारखंड में थे और उन्होंने भाषण देते समय सहारा निवेशकों के भुगतान की बात कही। लेकिन इस बात में उन्होंने एक ऐसा बात जोड़ दिया जिससे कि विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, क्या है वह विवादित बयान अमित शाह का, जिसको लेकर सहारा निवेशकों में एक नई चिंता शुरू हो गई है, एक नया टेंशन शुरू हो गया है सहारा निवेशकों के बीच। आगे के वीडियो में मैं आपको अमित शाह का वह बयान सुनाऊंगा आपको। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से इस नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट सहारा निवेशकों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला करने जा रहा है। क्या है वो कारण, किन कारणों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस बार सहारा से भी विवाद में ऐतिहासिक फैसला दे सकता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है सहारा निवेशकों के लिहाज से, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। चुनाव प्रचार काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही है। इसी के तहत बीजेपी ने कल 3 तारीख को भी झारखंड चुनाव के मद्देनज़र अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसी घोषणा पत्र को जारी करते समय अमित शाह बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। उसी में से एक मुद्दा था सहारा निवेशकों का भुगतान का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल के बाद यदि सबसे ज़्यादा सहारा निवेशक हैं तो झारखंड में है। झारखंड का मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25% आबादी कहीं ना कहीं सहारा के निवेशक के रूप में है और वह सहारा पीड़ित है। ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनावों में सहारा के भुगतान का मुद्दा कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा था और इस मुद्दे को अमित शाह कैसे भूलते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जहां भी अमित शाह जाते थे वहां सहारा निवेशक घेर लेते थे और हर मंच पर अमित शाह को मजबूरन सहारा पीड़ितों के भुगतान को लेकर बयान देने पड़ते थे। कल भी यही हुआ। जब वो घोषणा पत्र अपना जारी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हैं, जो दर्शक हैं, वो लोग सहारा पर भी उनकी बात, उनकी राय सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने बोलते बोलते बोल दिया और ऐसा बोला कि जिससे कि विवाद खड़ा हो गया। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सुन लेते हैं कि आखिर कल अमित शाह ने सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर कौन सा विवादित बयान दिया है। अभी 5 साल आप सत्ता में रहे, सहारा के लिए क्या कहा? मैं आज झारखंड के सहारा के इन्वेस्टर को कहता हूं, सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक है, उसकी पाई पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस दे। सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक है, उसकी पाई पाई दे। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि यूसीसी से हमारे आदिवासी। तो आपने सुना कि अमित शाह ने साफ साफ कहा कि जितने भी सहारा के वैध मतलब लीगल या वैलिड, जिसे भी हम लोग कहें, लीगल ही शब्द यूज़ करना चाहिए, कि जितने भी वैध निवेशक हैं उनकी पाई पाई का भुगतान किया जाएगा। अब उन्होंने जो यह शब्द यूज किया है वैध, तो क्या सहारा में अवैध निवेशक भी थे? उनके कहना का मंशा तो यही था कि सहारा में अवैध निवेश भी हुआ है, तो क्या इस तरह का जो अवैध निवेश हुआ है क्या उनका भुगतान नहीं मिलेगा?
जो बातें उन्होंने कल कही, वैध शब्द जो प्रयोग किया, उसको लेकर अब सहारा निवेशकों में एक नया संशय पैदा हो गया है। कारण यह है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से नई नई चीज़ें मांगी जा रही है, नई नई सूचनाएं मांगी जा रही है। थोड़ी सी भी अगर गलती पाई जा रही है तो डिफिशिएंसी का मैसेज भेज कर उसे दूर करने का काम किया जा रहा है। अगर आपके नेम के स्पेलिंग में एक वर्ड भी इधर से उधर हो जा रहा है तो आपको भुगतान नहीं मिल रहा। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गया है, जो आधार कार्ड से अलग हो जा रहा है, तो आपका भुगतान नहीं मिल रहा है। अगर आपका बैंक अकाउंट से संबंधित थोड़ी सी भी कुछ भिन्नता अंतर आ जा रही है तो आपका खाते में पैसा नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने जो कल वर्ड यूज किया वैध, उसको लेकर सहकारिता विभाग CRCS पोर्टल के माध्यम से कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इसीलिए तो जो हम सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं पोर्टल पर, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ में भुगतान नहीं देकर हमसे 50 प्रकार के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, हमसे सैकड़ों प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारा सब कुछ सही होने के बाद भी डिफिशिएंसी का मैसेज लगा दिया जा रहा है। हमारे अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने में उन्हें एक साल लग जा रहा है। आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पोर्टल पर 1 साल पहले अप्लाई किया था और उनका जो स्टेटस दिखा रहा है वो अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा। इसका मतलब उनकी जांच पड़ताल चल रही है। तो ऐसे में कल जब झारखंड में अमित शाह ने कहा कि सहारा के वैध निवेशकों का पाई का भुगतान किया जाएगा, तो ऐसे में यह सोचना होगा कि आखिर सहारा में अवैध निवेशक कौन था। क्या जब हम निवेश कर रहे थे उस समय आधार कार्ड बना था? जब नहीं बना था तो फिर अभी आधार कार्ड क्यों लागू किया गया है? सभी को पता है कि आधार कार्ड में जो आंकड़े हैं और जो निवेशकों के जो आंकड़े थे उसमें कहीं ना कहीं कोई भिन्नता है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ की भिन्नता हो या फिर नाम की भिन्नता हो। चूँकि जिस समय सहारा में निवेश किया गया उस समय आधार कार्ड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे में भिन्नता होना जरूरी है। अब सरकार यह मान के चल रही है कि आधार कार्ड में जो जानकारी दी गई है वही सही है, वही वैध है, और जो सहारा के जो बॉन्ड पर जो जानकारी दी गई है, चाहे आपका नाम हो चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, वो सारी जानकारी अवैध है, फर्जी है, नकली है। तो इसीलिए तो आधार कार्ड से आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके बैंक खाते का मिलान सब किया जा रहा है। तो सरकार की नज़र में यदि आधार कार्ड से आपका बॉन्ड का आंकड़ा नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आप अवैध निवेशक हैं। इसी को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है कि चूँकि आधार कार्ड को आए हुए जुमा 10-12 साल हुए हैं, ऐसे में जो 20-25 साल पुराना निवेशक है, जो कि उस समय जिस आधार कार्ड नहीं था उसका जो भी नाम था वो उसी नाम से बॉन्ड बनवा लेता था, और जब उसके बाद आधार कार्ड आया तो नाम में तो अंतर होना ही था। सहारा में 70 साल, 80 साल, 90 साल के भी निवेशक हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ का उस समय कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता था। जो वो चाहते थे वही लिखवा देते थे, जो बोल देते थे वही लिख जाता था, वही सहारा के डॉक्यूमेंट में छप भी जाता था। अब ऐसे में उन निवेशकों के भुगतान का क्या होगा जिनके की डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगा जा रहा है, और प्रूफ ऐसा कि 90 साल वृद्ध लोगों का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कहाँ से दिया जाएगा। बहुत सारी समस्याएं अब धीरे धीरे खुल कर आ रही है कि क्यों रिफंड पोर्टल पर डिफिशिएंसी का मैसेज आ रहा है। सहारा ऐसे लोगों की छटनी कर रही है जो वैध और अवैध को लेकर सरकार की नज़र में आए हुए हैं। खैर, जो भी हो, एक नया विवाद और एक नया संशय तो अब खड़ा हो ही चुका है कि आखिर सरकार की नज़र में सहारा का कौन सा निवेशक वैध है और कौन सा निवेशक अवैध है। सरकार की सहकारिता विभाग को यह किसने अधिकार दे दिया कि वह वैध और अवैध निवेशक की पहचान करे। यदि सरकार को वैध और अवैध निवेशक की पहचान करनी है तो वो इसकी जांच इनकम टैक्स से करवा सकता है या फिर ईडी से करवा सकता है, लेकिन सहकारिता विभाग को क्या अथॉरिटी है कि निवेशकों की वैधता और अवैधता की जांच करें? जी नहीं, कानूनन उसे
नहीं अधिकार है। वो कानूनन निवेशक से नहीं पूछ सकता है कि वो पैसा कहाँ से लाया, उसने कैसे इन्वेस्ट किया, उसका वो अधिकार नहीं है। लेकिन चूँकि यह मोदी की सरकार है और मोदी की सरकार में जो अमित शाह मोदी चाहें वही हो सकता है। यहाँ कोई वैध और अवैध नहीं होता है, बल्कि जो मोदी चाहे वही वैध है, जो अमित शाह चाहें वही वैध और अवैध है। तो जिस चीज़ का अधिकार CRCS और सहकारिता विभाग को नहीं है वो उसकी भी जांच कर रहे हैं। अगर अमित शाह को इतना ही लगता है कि सहारा में अवैध निवेशक हैं तो उसकी जांच आपको इनकम टैक्स से करानी चाहिए, ED से करानी चाहिए। लेकिन आपका सहकारिता विभाग किस आधार पर और किस पावर से इसकी जांच कर रहा है, यह भी अब सोचनीय बात है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऐतिहासिक फैसला क्या देना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह नए जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो हैं संजीव खन्ना। आप लोगों को पता है कि जस्टिस संजीव खन्ना पिछले कई सालों से सहारा से भी मामले की सुनवाई कर रहे थे। ऐसे में जब वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और ये 3 जजेज की जो कमेटी थी उसके भी वो हेड रहे हैं, बल्कि अभी भी हैं, तो ऐसे में इस महीने उम्मीद है कि जो 3 जजों की कमेटी थी, जो 3 जजों की बेंच थी, कमेटी माफ़ कीजिएगा नहीं होगा, यहाँ वर्ड होगा यूज़ बेंच, जो 3 जजों की बेंच थी वो इस नवंबर महीने में उसकी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सुनवाई करेगी। और जब चीफ जस्टिस उस बेंच की अगुवाई करेंगे तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जस्टिस संजीव खन्ना इस बार सहारा से भी मामले में कोई ऐतिहासिक फैसला दे सकते हैं। दोस्तों इंतज़ार कीजिए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, बस इसी महीने में बहुत बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना अब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और वो काफ़ी समय से सहारा मामले को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने वो पावर का इस्तेमाल करेंगे और सहारा निवेशकों के भुगतान की सुगमता को बढ़ाने का कोई आदेश जारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।